आज हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, मनुस्मृति। हम देखेंगे कि इसका वर्ण व्यवस्था से क्या लेना देना है और कैसे इसकी जड़ें आज भी भारत की आरक्षण प्रणाली से जुड़ी हुई हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि एक ऐसी रूल बुक है जो जन्म से ही आपकी पूरी जिंदगी तय कर देती है। आप क्या काम करेंगे, आपकी शादी किससे होगी, यहाँ तक कि अगर आपने कोई जुर्म किया तो आपको सजा क्या मिलेगी, सब कुछ पहले से तय है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक खास परिवार में पैदा हुए हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। इस पूरे विवाद की तह तक जाने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये मनुस्मृति है क्या चीज। देखिए, पुराने हिंदू ग्रंथों में एक हायरार्की होती है। सबसे ऊपर आते हैं श्रुति ग्रंथ, जैसे कि वेद, जिन्हें सीधे तौर पर ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है। और उनके बाद आते हैं स्मृति ग्रंथ, जिसका मतलब है जो याद किया गया है। मनुस्मृति एक स्मृति ग्रंथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समाज के लिए एक तरह की गाइड बुक या कोड ऑफ कंडक्ट थी। इसमें सामाजिक कानून, शासन और सजाओं के बारे में बताया गया था। लेकिन जैसा कि कई आध्यात्मिक गुरु भी कहते हैं, इसे कभी भी कोई डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक परम संविधान का दर्जा नहीं दिया गया था। और आज के समय में इसकी रेलेवेंस खासकर वेदांत जैसी ऊंची फिलॉसफी के सामने काफी क्वेश्चनेबल है। तो सवाल ये है कि इस एक गाइड बुक ने इतनी बड़ी ऊंच नीच की व्यवस्था कैसे बना दी। चलिए समझते हैं। मनुस्मृति के एक रूल बुक बनने से बहुत पहले ही वर्ण यानी सोशल क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट मौजूद था। ऋग्वेद में एक थ्योरी है जिसके मुताबिक समाज का निर्माण एक विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग हिस्सों से हुआ। ब्राह्मण सिर से, जो ज्ञान का प्रतीक है, क्षत्रिय भुजाओं से, जो योद्धा हैं, वैश्य जांघों से, जो व्यापारी हैं, और शूद्र पैरों से, जो सेवा का काम करते हैं। लेकिन रुकिए, इस पूरी लिस्ट में एक बहुत बड़ी चूक है। दलित समुदाय इस सिस्टम से पूरी तरह बाहर था। उन्हें इस 4 वर्णों की व्यवस्था में भी जगह नहीं दी गई और सबसे छोटे मोटे काम करने पर मजबूर किया गया। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि शुरुआत में ये व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। और तो और मनुस्मृति में ही ऐसे श्लोक मिलते हैं जो कहते हैं कि एक शूद्र अच्छे कर्म करके ब्राह्मण बन सकता है, और एक ब्राह्मण अगर उसका आचरण सही नहीं है तो वो शूद्र की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन अफसोस, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी थी ना, ये ज्यादा दिन चली नहीं। धीरे धीरे ये सिस्टम इतना कठोर होता गया कि यकीन करना मुश्किल है। और मनुस्मृति में जो कानून बताए गए हैं वो तो बस चौंकाने वाले हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए। ये किताब आपकी जाति के आधार पर कानून और सजा तय करती थी। मिसाल के तौर पे, अगर किसी ब्राह्मण से किसी निचली जाति के व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध हो जाए तो उसे बस जुर्माना देना पड़ता था। लेकिन अगर किसी शूद्र ने किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया तो उसकी जीभ काट देने या मुंह में खौलता हुआ तेल डाल देने जैसी भयानक सजाओं का जिक्र है। और ये सिर्फ जाति तक ही सीमित नहीं था। ये ग्रंथ महिलाओं के लिए भी बहुत ही ज्यादा प्रतिबंधात्मक है। इसमें साफ साफ लिखा है कि एक महिला को कभी भी आजाद नहीं होना चाहिए। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटों के कंट्रोल में रहना चाहिए। तो अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, एक ऐसी आध्यात्मिक संस्कृति इतने कठोर कानून कैसे बना सकती है। कई रिसर्चर्स का ये तर्क है कि मनुस्मृति में बाद के दौर के विद्वानों ने अपने फायदे के लिए भारी मिलावट और हेरफेर किया। और आप देखेंगे कि इस किताब में बड़े बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जहां एक तरफ कुछ लोग औरतों को नीचा दिखाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि देवता वहीं वास करते हैं जहां नारी की पूजा होती है। लेकिन इस पूरे सिस्टम को जो पत्थर की लकीर बना दिया गया, उसका एक बड़ा कारण था ब्रिटिश राज। अंग्रेजों के लिए भारत के हजारों अलग अलग समुदायों पर शासन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, 18वीं सदी में ब्रिटिश अधिकारियों ने कुछ रूढ़िवादी विद्वानों की मदद से एक सिंगल हिंदू कानून बना डाला। उन्होंने मनुस्मृति का सबसे कठोर और भेदभाव वाला वर्जन उठाया और उसे पूरे देश पर थोप दिया। इससे जो थोड़ा बहुत सोशल मोबिलिटी का चांस था वो भी खत्म हो गया और ये दमनकारी जाति व्यवस्था हमेशा के लिए पक्की हो गई। इस इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन की वजह से सदियों तक लाखों लोगों को हाशिए पर धकेल दिया गया। लेकिन फिर 20वीं सदी आते आते ज्योतिराव फुले और डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे नेताओं ने तय किया कि बस अब बहुत हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्गों को संगठित किया और उनके लिए अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की ताकि ऊंची जातियां उन पर हावी ना हो सकें।
और इसको लेकर महात्मा गांधी के साथ उनका एक बड़ा टकराव हुआ। आखिरकार इसका नतीजा पूना पैक्ट के रूप में निकला, जिसने एक जॉइंट इलेक्टोरेट के अंदर ही निचली जातियों के लिए सीटें रिजर्व करने की गारंटी दी। और यही वजह है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे संविधान में आर्टिकल 15 और 16 को शामिल किया गया। ये आर्टिकल सदियों से दबाए गए इन समुदायों को ऊपर उठाने के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को सुनिश्चित करते हैं। और अगर कोई ये सोच रहा है कि जाति पाति तो अब पुरानी बातें हो गईं, इतिहास की बातें हैं, तो उन्हें दोबारा सोचने की जरूरत है। हाल के सर्वे बताते हैं कि आज भी भारत में एक बहुत बड़ी संख्या में परिवार छुआछूत जैसी प्रथाओं को मानते हैं। सच्चाई तो ये है कि मनुस्मृति में जिस ऐतिहासिक अन्याय को सही ठहराया गया, उसने हमारे समाज को सदियों पीछे धकेल दिया है। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक समाज के तौर पर हम आगे कैसे बढ़ें? क्या आधुनिक शिक्षा इन गहरी जड़ों वाले भेदभाव को मिटा सकती है, या फिर ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए आरक्षण ही एकमात्र प्रैक्टिकल रास्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।